एक बुजुर्गों की कहावत है कि किसी हरे पेड़ के सामने खड़े होकर आप 1000 गालियां दे दो तो वो पेड़ सूख जाता है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में बिल्कुल अपोजिट होता है, बिल्कुल अलग होता है। लगातार समाज, परिवार, रिश्तेदार, आसपास के लोग ताने मार रहे थे, कोस रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज पूरी दुनिया इन्हें सिंह सिस्टर के नाम से जानती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं ये कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी वाकई आपको अंदर तक मोटिवेट करेगी, अंदर तक आपको ताकत देगी कि ज़िंदगी में आपको तानों से डरना नहीं है, बल्कि तानों को अपने अंदर एक आग लगा के रखना है। ये ताने नहीं होंगे तो आपके अंदर आग नहीं लगेगी, आप जलेंगे नहीं। और जलने के लिए फिर आपको पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य को भेदने में लगा देना है, जैसे क्या इन सिंह सिस्टर ने लगाया है। इनकी कहानी सुनने के बाद आपको भी इन्हें सैल्यूट करने पर विवश होना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। सैल्यूट करेंगे आप उनकी माँ को और सैल्यूट करेंगे आप उनके पिता को, जिन्होंने तमाम संघर्षों को पीछे छोड़ते हुए बस लड़ाई लड़ते रहे और लड़ाई का जो अंजाम होता है, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, उसकी गूंज आज पूरे बिहार प्रदेश में, पूरे भारत में, यूँ कहें कि पूरी दुनिया में बहुत जल्दी ही सुनाई देगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है सारण, और इसी ज़िले का एक गांव लगता है नचाप। दरअसल नचाप गांव के बात है 1988 की। एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है और उसकी पत्नी है शारदा देवी। शारदा देवी 8वीं क्लास तक पढ़ी लिखी हैं, मगर उनके जो पति हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 4 भाइयों के एक भाई। चारों भाइयों में ये सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सुलझे हुए माने जाते हैं आज भी, और जब ये बचपन में थे तब भी। दरअसल 1988 का वो वाक़या है। पहले एक बेटी पैदा हो चुकी थी, फिर दूसरी बेटी पैदा हो जाती है। जब ये 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, पहली बेटी को लेकर तो कोई ऐसी ज़रा सी कोई आपत्ति नहीं थी, मगर दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो इस शारदा देवी को उसके परिवार के, उसके ख़ानदान के, उसके आसपास के लोग ताने देने लगते हैं कि बस ये तो बेटी जनने के लिए शायद इसने इस घर में कदम रखा है। जब देखो तब बेटियां ही बेटियां दिखाई देती हैं। अभी सिर्फ 2 बेटियां थीं। घर का माहौल देखकर, रोज़ रोज़ के ताने देखकर शारदा ने प्लान किया। शारदा ने कहा अपने पति से कि मैं इस गांव में, नचाप में रहना नहीं चाहती हूँ। मैं अपनी बेटियों का भविष्य बनाना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ राजकुमार जी कि हो सके तो ये गांव नचाप को छोड़ दीजिए, हम यहाँ से दूर जाना चाहते हैं। बात समझ में आ जाती है। 1988 का वो साल था। राजकुमार ने और शारदा देवी ने अपने यहाँ से छोड़ने का प्लान कर लिया, और यहाँ से प्लान करने के बाद ये सीधे पहुँच जाते हैं इस सारण ज़िले के इकमा में। इकमा में एक किराए का मकान लेते हैं, और किराए का मकान लेने के बाद वहाँ पर नई जगह थी, अपना जीवन भी यापन करना था, कुछ पैसे भी कमाने थे, तो इसलिए ज़्यादा कोई खेती बाड़ी का तो मामला था नहीं, गरीब परिवार था बेहद। इसलिए उन्होंने 2 कमरों का मकान लेकर एक कमरे में चक्की और धान मशीन का काम शुरू कर दिया। आटा पीसते थे, धान निकालते थे, चावल तैयार करके लोगों को दे दिया करते थे। इस हिसाब से इन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक शुरुआत कर दी। और ये शुरुआत जब होने लगी तो कुछ टाइम के बाद एक बार फिर शारदा देवी गर्भवती हो जाती हैं, और उनके घर में खुशियाँ आने वाली थी। जो खुशियाँ आने वाली थी तो उनको तीसरे नंबर पे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अब की बार बेटा पैदा हो जाएगा, लेकिन बेटा पैदा नहीं होता, बल्कि बेटी पैदा हो जाती है। अभी 2 बेटियां थीं, अब 1 बेटी और हो जाती है, अब 3 बेटी हो जाती हैं। इसी हिसाब से घर का खर्च भी बढ़ने लगता है, जिम्मेदारी बढ़ने लगती है, बच्चे भी बड़े होने लगते हैं। लेकिन पिता ने फैसला किया कि भले ही समाज कुछ भी कहे, भले ही चाहे रिश्तेदार कुछ भी कहें, भले ही चाहें आसपास के लोग कुछ भी कहें, कितने ही ताने क्यों ना मारें, मैं अपनी बेटियों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँगा। ना कुछ पैसे कमाते थे, लेकिन बेटी को प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराया, दाखिला कराया, और बेटियों से हाथ जोड़कर विनती की कि बेटा जितना भी हो सके आपको पढ़ना है और इस समाज से लड़ना है। जो लोग तुम पे कहते हैं कि ये बेटियां हैं, तो बेटियां बेटों से कम नहीं होती, ऐसा कुछ करके दिखाना है। ये बात 1990 की थी। उन दिनों जब बेटियों के बारे में या बेटों के बारे में इतना फ़र्क महसूस नहीं करते थे, शायद करते होंगे क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन ये समझ हो या ना हो, लेकिन कहानी तो यही कह रही है कि बेटियों को लेकर पहले भी इतना प्यार मोहब्बत करते नहीं थे। तीसरी बेटी पैदा हो जाती है, थोड़ी बहुत बड़ी होती है, एक बार फिर से शारदा देवी गर्भवती हो जाती हैं, यानी कि चौथा बच्चा आने वाला है। और इस बार तो राजकुमार को तो शायद इंतज़ार नहीं था कि उनके घर में कोई लड़का हो या ना हो, उनके बस इंतज़ार था कि हाँ ठीक है, बच्चा हो रहा है तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शारदा को वाकई इंतज़ार था कि इस बार बेटा पैदा हो जाए
तो समझ लो कि मैं गंगा नहा जाऊँ। मगर जब बच्चा पैदा होता है चौथा, तो वो भी बेटी पैदा हो जाती है। चौथी बेटी पैदा होने पर शारदा थोड़ा उदास थी, परेशान थी, लेकिन राजकुमार कहता है कि तुम क्यों परेशान होती हो, ये लक्ष्मी का रूप है, ये अपनी दाना पानी खुद लिखा के लेके आई हैं और मैं मेहनत तो करता हूँ। यही कारण था कि राजकुमार सुबह 6 बजे घर से उठ जाया करते थे, अलग अलग लोगों के खेतों में जाकर काम करते थे और दोपहर तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद सीधा घर आते थे और घर आने के बाद यहाँ लग जाते हैं अपना चक्की पर आटा पीसने के लिए, धान निकालने के लिए। जब ये सब काम हो जाया करते थे तब रात को करीब 11-12 बजे के आसपास सोते थे और फिर थोड़ा बहुत आराम किया, दिन निकला, फिर वही एक रूटीन दिनचर्या यही चलती रहती थी। और ये साल गुजरने लगता है। फिर एक बार शारदा गर्भवती हो जाती हैं और इस बार भी यानी कि 5वीं भी बेटी पैदा हो जाती है। 5वीं बेटी पैदा होती है तो होती है क्योंकि अब तो कहीं ना कहीं इन्हें आदत से पड़ चुकी थी बेटियों की। 5 बेटियों का एडमिशन धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं तो उनका कॉन्वेंट स्कूल में ही एडमिशन था। किसी भी बेटी के साथ कोई पक्षपात नहीं, कोई फ़र्क महसूस नहीं, बस पिता की एक ही इच्छा थी कि बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा बनो, ऐसा कुछ करके दिखाओ कि समाज में एक संदेश जाए कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। यही सोचकर वो बेटियों को बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता था और पढ़ाने के बाद दिन रात मेहनत करता था। त्योहार तो आते थे लेकिन इनके लिए नहीं आते थे। खर्चा ज़्यादा होने लगा, पर बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। उनकी जो इनकम थी वो सारी इनकम चली जाती थी बच्चों की स्कूल की फ़ीस में। तो इसलिए त्यौहार पर कभी इनके यहाँ ना कोई अच्छा पकवान बनते थे और ना ही बच्चों के लिए अच्छे कपड़े बनते थे। कपड़े बनते थे तो सिर्फ यूनिफॉर्म, उस यूनिफॉर्म में ही उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती थी और उसी यूनिफॉर्म से ही उन्हें अपना काम चलाना पड़ता था। सोते थे तो यूनिफॉर्म पहन के और जागते थे तब भी यूनिफॉर्म पहन के ही जागते थे। इसलिए बच्चों के पास ना अच्छा खाने पीने की सुविधाएं थीं, अगर सुविधा थी तो सिर्फ पढ़ने की। एक बार फिर ऐसा ही होता है कि शारदा देवी फिर से गर्भवती हो जाती हैं और जब गर्भवती होती हैं तो इंतज़ार था कि हो ना हो इस बार तो बेटा ही पैदा होगा। और इस बार ना शारदा देवी को तो बेसब्री से इंतज़ार था और शारदा देवी के साथ साथ जब आसपास की मोहल्ले की औरतें देखती थीं शारदा तुम्हारा तो पेट बढ़ रहा है, शायद इस बार भी कुछ होने वाला है, और बहुत सारी बहुत झूठी दिलासा, झूठी तसल्ली देती थी कि शारदा इस बार तो पक्का बेटा होगा। तो उससे भी दिल में तसल्ली हो जाती थी कि हाँ शायद इस बार बेटा हो जाएगा। वो राजकुमार से कहते थे कि सुनते हो इस बार तो बेटा ही होगा ना, तो कहते थे ठीक है जो भी होगा, हमें ये कुदरत का फ़ैसला है, ये मंजूर होगा। लेकिन इस बार उन्होंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 6 जनवरी का वो दिन था, जाड़े का मौसम था और वही 2 कमरों का मकान, जिस एक कमरे में चक्की स्पिलर और दूसरे में था उनका रहन सहन। अब तक 5 बेटियां थीं और जब ये रात को 2 बच्चों को जन्म देती हैं एक साथ, एक नहीं थे 2 बच्चे थे, वो भी जुड़वा बेटियां थीं। बेटियां देखकर कहीं ना कहीं अब ये बेहोश हो जाती हैं शारदा देवी और इतना परेशान हो जाते हैं कि हे भगवान, क्या तूने मुझे सिर्फ इसीलिए धरती पर उतारा है? क्या तूने सिर्फ इसीलिए धरती पर उतारा है कि आसपास के लोग, रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं सब मुझे ताने दे सकें? आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे गलती हुई है भगवान? ये भगवान भी पता नहीं क्या कर रहे थे। और अब तक कितने बच्चे पैदा हो चुके थे? बच्चे पैदा हो गए थे 7, और 7 के 7 बच्चे जो थे वो सब के सब लड़कियां थे। लड़कियां धीरे धीरे बड़े होती हैं, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, लेकिन परिवार पर जो जिम्मेदारियों का बोझ था लगातार बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते फिर आखिरकार वो जो इंतज़ार था, जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, वो दिन भी आ जाता है। यानी कि एक बार फिर से शारदा देवी गर्भवती हो जाती हैं और गर्भवती होने के बाद उनको एक बच्चा पैदा होता है और वो होता है बेटा। उस बेटे का नाम रखते हैं राजीव रंजन उर्फ नीलकमल सिंह। परिवार बहुत खुश था, बेहद खुश था कि चलो ठीक है, बड़े लंबे समय के बाद, बड़े दिनों के बाद आखिरकार मन्नत पूरी हो गई। और वो मन्नत पूरी होती है राजीव रंजन उर्फ नीलकमल के पैदा होने के बाद। लेकिन 7 बहनें और 8 माँ, ये भाई इनका हो जाता है। फिर एक बार राजकुमार जी ट्राई मारते हैं कि हो ना हो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। जब ट्राई करते हैं तो फिर जब इस बार फिर शारदा देवी गर्भवती हो जाती हैं और यानी कि 9वीं बार में, जब उनका 9वीं नहीं 8वीं बार, क्योंकि एक बार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो इस बार भी उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। तो इसके बाद ये फैसला करते हैं कि इस कहानी को अब यहीं थाम दिया जाए, यहीं रोक दिया जाए। लेकिन बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की परवरिश पे उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती और लड़ाई लड़ते लड़ते आज 2022 को मैं ये कहानी सुना रहा हूँ आपको। 32 साल हो चुके हैं। अगर आप सोच के देखिए, परिवार में 9 बच्चे हों और उनके लालन पालन, उनकी अच्छी बेहतरीन सी स्कूल में उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी हो, तो एक मिडिल फैमिली से भी नीचे वर्ग का व्यक्ति आखिरकार अपने बच्चों की कब तक सेवा कर पाएगा। लेकिन ये दिन रात लड़ते थे, भले ही चाहे भूखा रहना पड़े, भले ही चाहे घर में खाना हो या ना हो, लेकिन बच्चों को अच्छी पढ़ाई वो देते रहे।
और दिन आता है, इतना खूबसूरत दिन जिसकी शायद इन्हें बेसब्री से इंतज़ार था। और वो खूबसूरत दिन आता है 2008 में, और इनमें से एक बेटी की नौकरी लग जाती है। और नौकरी लगती है तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में जब वर्दी पहन के अपनी माँ बाप के सामने आती है, माँ को जब सैल्यूट मारती है तो लगता है जैसे कि कोई उनका बेटा ही सामने आ गया है। इसके बाद फिर सैल्यूट का सिलसिला यूँ शुरू होता है कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं की थी कि उनकी मेहनत इस तरह से रंग लेके आएगी, और ये रंग लाती है। लगातार सैल्यूट पे सैल्यूट पढ़ते रहते हैं, और वो थोड़े बहुत नहीं थे। लेकिन इस बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या होती है कि ये जो सबसे बड़ी वाली जो बेटी है जिसका नाम नीतू है, उसकी शादी कर देते हैं। नीतू पता नहीं क्या सोच रही थी, सोचते सोचते उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और जो सबसे फर्स्ट नंबर की बेटी थी नीतू सिंह, वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के चली जाती है। बाकी की जो 7 की 7 बहनें हैं, इनको बड़ा अफसोस है कि हमारी एक बहन वो ज़िंदा होती तो शायद वो भी अपने माँ बाप को वैसे ही सैल्यूट करती कि माँ बाप तुमने हमें कितनी मेहनत से, कितनी ईमानदारी से पढ़ाया है। मैं बताता चलूँ आपको कि जो इनकी बेटी है दूसरे नंबर की, इसका नाम है रानी सिंह, जमुई बिहार पुलिस में उसकी तैनाती हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर की बेटी रेनू सिंह, जिसका एसएसबी में सिलेक्शन हुआ, जो कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के ज़िला गोरखपुर में उसकी फ़िलहाल पोस्टिंग है। उसके बाद नंबर आता है चौथे नंबर पर सोनी सिंह, जिसका सीआरपीएफ दिल्ली में सिलेक्शन हुआ। वो भी वर्दी पहन के रहती है तो एकदम लगता है कि ठाठ से कोई शेर का बच्चा खड़ा हुआ है। वैसे भी इनका नाम सिंह सिस्टर के नाम से जो पड़ गया है, पूरा बिहार उन्हें सिंह सिस्टर के नाम से जानता है। नंबर आता है प्रीति सिंह। प्रीति सिंह को मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा क्योंकि प्रीति सिंह ने ही मुझे पूरी कहानी सुनाई है। वो अरवल ज़िला है बिहार में, वहाँ की क्राइम ब्रांच की टीम का हिस्सा हैं। प्रीति सिंह जी, आपको भी सैल्यूट। और छठे नंबर पर इनकी बहन है जिसका नाम है पिंकी सिंह, जो कि एक्साइज सिवान में उनकी ड्यूटी है। ये पुलिस में है, एक्साइज जो एक होता है डिपार्टमेंट। अब नंबर आता है 7वां नंबर रिंकी सिंह का। रिंकी सिंह बिहार पुलिस में है। और 9वें नंबर की जो बहन है, यानी कि 9वें नंबर के जो बच्चा है, इसका सबसे छोटी थी इसलिए उसका नाम ही नन्ही सिंह पड़ जाता है। और वो बिहार का जो पटना है, पटना का जो जंक्शन है उस पर जीआरपी पर आप कभी बिहार जाएं तो आपको नन्ही सिंह से भी मिलना चाहिए। नन्ही सिंह से उसके परिवार की कहानी सुननी चाहिए। ये पूरे के पूरे परिवार की जो बच्चियां हैं, इन्होंने, यानी कि अब फ़िलहाल 7 हैं, एक बेटी वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह के ऊपर आसमान में चली गई है, भगवान के पास चली गई है। अब फ़िलहाल 7 बेटियां हैं और सातों बेटियों ने प्लान किया है कि इनका भाई राजीव रंजन उर्फ नीलकमल सिंह जो भाई है उसको वो आईएएस या आईपीएस बनाना चाहती हैं। उससे कहती हैं कि भैया जितनी भी हो सके जी तोड़ मेहनत करना, आगे बढ़ना, और ये हम लोगों से आगे बढ़कर हमें एक सैल्यूट भी करना, हम आपको सैल्यूट करेंगे। तो वाकई ये 7 बहनों का इकलौता भाई है राजीव रंजन, और बड़ी मिन्नतों के बाद ये पैदा हुआ है राजकुमार सिंह के यहाँ घर में और शारदा देवी जी के घर में। तो दोस्तों ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। और ये आपको बताता चलूँ कि इनकी जो बहनें प्रीति सिंह बताती हैं कि जब पापा सुबह 6 बजे घर से निकलते थे खेतों पर काम करने के लिए, और दोपहर ये 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे वे जब वहाँ से वापस लौट के आया करते थे, तो इस बीच कुछ कस्टमर आया करते थे इनकी उस पर चक्की पर, उनके धान मशीन पर। तो ऐसे इस बीच में जो इनकी ये बहन है सोनी सिंह जी, वाकई बड़ी कर्मठ है, और चुपके से अपना ताला खोल के ये दुकान खोल लिया करती थी और सारे ग्राहकों की एंट्री यानी कि लिखत पढ़त करती थी, और सारे ग्राहकों को वो हिस्सेदारी, मतलब उनका सामान लेना देना वो कर लिया करती थी अपने स्कूल से टाइम निकालने के बाद। साथ में इसकी माँ भी साथ देती थी, बड़ी बहनें भी साथ देती थी, लेकिन ये जो सोनी सिंह है ये चुपके से ही काम करती थी। तो इसके पापा इसे बहुत डांटते थे, कहते थे बेटा मैंने सिर्फ बोला है कि तुम पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो लेकिन उसने पढ़ाई को अपना कभी छोड़ा नहीं। और साथ ही जब फिजिकल करते थे, जब लड़कियाँ ये दौड़ती थी सड़क पर, तब आसपास के लोग बड़ी मजाक बनाया करते थे, कहते थे देखो ये क्या बनेगी। जब पहली बेटी की जॉब लगी थी रेनू सिंह की एसएसबी में जो गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में ये गांव के लोग इनके ताने मारते थे, अरे ये मत समझना कि तुम्हारी बेटी की नौकरी लगी तो बाकी सबकी भी नौकरी लग जाएगी। लेकिन वाकई इन बहनों ने चमत्कार करके दिखा दिया कि हम 7 हैं और 7 ये सिंह सिस्टर हैं, इसलिए हम लोग कामयाब होके दिखाएंगे। और इन्होंने एक मिसाल पेश की है, पूरे बिहार के लिए मिसाल बन गई है। आज इनके लड़कियों के पास झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और न जाने कहाँ से फ़ोन जब आते हैं तो इनका सीना भी फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। और सीना चौड़ा हो जाता है राजकुमार सिंह का, क्योंकि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज हर कोई इनके किस्से सुनाना चाहता है। मैं भी सुना रहा हूँ कि वाकई दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको मोटिवेट करना है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। बेटियों पर भरोसा रखिए, वो बेटों से आगे निकल जाती हैं, जैसे कि ये 7 बहनें आगे निकली हैं
और आज इन्हें न जाने कितने लोग सैल्यूट करते हैं, आज कितने लोग इनकी मिसालें देते हैं। तो इसलिए बेटियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे ये कहानी सुनाने का जो अवसर मिला है, इसलिए मैं दिल से शारदा देवी जी का, राजकुमार जी का धन्यवाद देता हूँ। जाते जाते ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुजीबुर रहमान साहब हैं, इनकी पत्नी है तरुन्नुम परवीन। वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बेटा आज 1 साल का हो चुका है 8 मार्च 2022 को, तो आप हमारे बेटे अबू बकर का जन्मदिन की शुभकामनाएं जरूर देना। तो इसलिए पिछले दिनों मैं कई लोगों को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दे सका, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अबू बकर, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें, जो भी वो चाहते हैं आप उनको अच्छे से अच्छा बन के दिखाएँ, इन बेटियों के जैसा बन के दिखाएँ। साथ ही 7 मार्च को जो पीछे राजू ओझा जी का जन्मदिन निकल चुका है, उनको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये दिल्ली बाराबंकी दुल्लापुर बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ज्योति कुमारी जी, माफ़ी चाहूँगा आपसे भी, आपका 5 मार्च को जन्मदिन था तो मैं जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे पाया, आपको बहुत सारी मुबारकबाद। आप BC किला रोहतास बिहार की रहने वाली हैं। और जाते जाते अंतिम में अनिल कुमार जी, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दोस्त, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी मुबारकबाद। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।